नमस्कार। भारत लाइव के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभी मुझे देख पा रहे होंगे। ये महापंचायत है। जैसा कि रोज आपसे वादा हुआ है कि 5 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज 7 बजे ये मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार के लिए बहुत बड़ा ही दिन था ये राजनीतिक रूप से। और आज अमित शाह के अलावा बिहार में महागठबंधन ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। जहां महागठबंधन एकजुट दिखी काफी दिनों बाद, वहीं अमित शाह की रैली में कुछ ऐसा हुआ है जो आप सभी को जान लेना चाहिए। अब ये किसी एक्शन का रिएक्शन है या फिर ये पूर्व नियोजित था, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों को वो वाकया दिखा देना जिसकी वजह से ये चर्चा आज हमें करनी पड़ रही है। ये वीडियो देखिए, सुशील मोदी जी का बाइट है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। कहा कि मांझी जी, मैंने सुना कि आप भी लव कुश आपको छोड़ चुका है। अब कोई अति पिछड़ा, कोई लव कुश आपके साथ नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम अब अकेले नहीं हैं। चिराग पासवान हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे मित्रों, हम अकेले नहीं हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने लगे हैं। और आज पूर्णिया की रैली में नीतीश जी ने कहा कि मांझी जी, मैंने सुना कि आप भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। अब बढ़ाइए नहीं, यही रुकिए, आपके लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अरे लालू नीतीश जी, याद रखिए, अब आप बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। याद रखिए, याद कीजिए जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े। चलिए, आप सभी जो गेस्ट हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। एलजेपी से हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फजल इमाम मलिक जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। जो कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे साथ मुकेश निषाद जी हैं। और भी हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़ेंगे जो अपनी बात रखेंगे विभिन्न पार्टियों के। सबसे पहला सवाल विनीत जी आप ही से होगा। ये आधिकारिक अनाउंसमेंट जो हो गया एक तरह से आज, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? नमन, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नमन भाई, देखिए, नीतीश कुमार जैसे निरंकुश शासक को हटाने के लिए, और मैं ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं, जिस हिसाब से बिहार का हाल है, ये सरकार का जाना अगर नहीं हो पाया तो बिहार जो है गर्त में ही समा जाएगा। सुशील मोदी समझते हैं चीजों को, प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, अनुभव काफी है। नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने काम किया है, समझते हैं कि पलटू कुमार जी की क्या फितरत है। तो उनका कहना कि चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं, इस बात का परिचायक है कि जो शक्तियां बिहार का उत्थान करना चाहती हैं वो एक साथ आए और साथ में आने के बाद इस सरकार को नीचे गिराया जाए। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया की रैली में कहा कि मांझी जी मत जाइए। अब देखिए, डर का माहौल है, उनको मालूम है कि सब लोग धीरे धीरे छिटकेंगे, उसके कारण ये कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ा जोड़ी हो रहा है कि हम आपके लिए सोचेंगे, कृपया करके मत जाइए। लेकिन ये चीजें होंगी नहीं। मार्च अप्रैल आते आते जो महागठबंधन है वो घट के 1-2, अब बहुत हुआ तो मैक्सिमम 3 पार्टी पे रह जाएगा। जी नमन भाई। नहीं मतलब आपकी एंट्री क्या आज हो गई एनडीए में या अभी भी इंतजार कीजिएगा? अमित शाह मौजूद थे, सुशील मोदी ने सबके सामने कहा है, लंबा चीयरिंग किया गया, आपका नाम लेते ही आपके नेता का, चिराग पासवान का और उपेंद्र कुशवाहा का खूब चीयर किया क्राउड ने। लगा जैसे पहले से ही सब कुछ तैयारी कर रखी थी। नमन भाई, अब चिराग पासवान तो एक बड़े नेता तो हैं ही बिहार में भाई। उनकी जो ख्याति है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो अच्छे अच्छे को पानी पिला देता है। तो भाई चीयरिंग तो क्राउड करेगी क्योंकि उनको मालूम है कि चिराग पासवान के पास एक विजन है। जहां तक आपकी बात का है कि जब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हो, और ये काम हमारे शीर्ष नेता करेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेता करेंगे, तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी औपचारिक रूप से एनडीए में एंट्री हो गई है। चलिए, फजल इमाम मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना, मैंने जो अभी बाइट सुनाया सुशील मोदी जी का, बहुत खुश होंगे अंदर से आप लोग, क्योंकि अभी जस्ट नीतीश कुमार को छोड़कर आए हैं और अब एनडीए में ऑफिशियली आपका स्वागत हो गया है। क्या कहना चाहिएगा इस पर?
जी जी फसल जी बोला जाए। चलिए फजल जी की आवाज हो सकता है नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही हो। हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी जुड़ गए हैं जदयू से और शंकर मांझी जी जुड़ गए हैं हम से। साथ में हमारे मुकेश निषाद जी हैं जो कि बिहार के राजनीति में एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, राजनीतिक जानकारी इनकी अच्छी है। इन्हें भी हम इस चर्चा में जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा होगा शंकर मांझी जी से। शंकर मांझी जी, मैंने अभी जो बाइट सुनाया शायद आपने सुना नहीं, क्या मैं उस बाइट को फिर से सुना दूं आप सभी लोगों को? सुनाया जाए। जी आप इस बाइट को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सीटों पर और इस बार चुनाव में सुना कि आप भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और बढ़ाइए नहीं, यही रुकिए। आपके लिए की रैली में नीतीश जी, पूर्णिया की रैली में नीतीश जी ने कहा कि मांझी जी, मैंने सुना कि आप भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और बढ़ाइए नहीं, यही रुकिए। आपके लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अरे लालू नीतीश जी, याद रखिए, अब कोई अति पिछड़ा, कोई लवकुश आपके साथ नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम अब अकेले नहीं हैं। चिराग पासवान हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे मित्रों, हम अकेले नहीं हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने लगे हैं। चलिए शंकर मांझी जी, आपने बाइट सुन लिया। दो बातें हैं इसमें। एक बात है कि अब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए में चले गए हैं। दूसरा, मांझी जी जाने के लिए बेचैन है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि आप जाइए मत, आपको जो मिला है हमने ही दिया है, भाजपा कुछ दी नहीं है। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार के कह देने मात्र से रुक जाइएगा कि एनडीए में जाने की तैयारी है आपकी? जहां तक आप सभी लोगों को नमस्कार। जहां तक माननीय सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान है, उस बयान है, और माननीय नीतीश कुमार जी का बयान हम लोगों ने भी लाइव के माध्यम से सुना है जी। और रही बात कि उन्होंने कह रहे हैं कि मांझी जी आप यहीं रुकिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आदरणीय श्री मांझी जी महागठबंधन के साथ हैं और उनको किसी प्रकार का कोई बेचैनी नहीं है। मुगालते में नहीं रहे एनडीए के लोग कि आज देश में जो हालात है सभी लोग वाकिफ हैं। महागठबंधन के सभी सातों दल एक साथ एकजुट है। हम लोग पूरी तरह से महागठबंधन के साथ हैं और सभी नेता एक दूसरे से कन्विंस हैं और हम लोग कहीं कल तक आप गरीब यात्रा निकाल रहे थे, कल तक आप ये कह रहे थे हम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के हमारा साथ मंत्रालय छीन लिया। शंकर मांझी जी, सवाल भी लिया जाए, कल तक आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी आपको धक्का दे देंगे तब भी चू नहीं कहिएगा। कल तक आप ये कह रहे थे कि आपको एक बार मुख्यमंत्री और बनने का मन है। आप कह रहे थे कि हमें और काम करना है। लगातार शराबबंदी पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके पुत्र को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक मंत्रालय ले लिया। अब कितना बालू कसा जाए? बहुत बालू भर दिया गया। जी नोमन मिश्रा जी, आपसे कहना चाहेंगे कि राजनीति संभावनाओं की खेल है और यहाँ पर हम लोग महागठबंधन के पार्टनर हैं। जहाँ पर पब्लिक को डिमांड के स्वरूप में जो पब्लिक डिमांड करती है, हम लोग सरकार में रह करके सरकार से साफ वातावरण में सुस्पष्ट तरीके से मांग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनके खिलाफ में जाकर उनसे डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप खुश हैं? महागठबंधन की रैली आज बहुत अच्छी हुई, आप सभी लोग एकजुट रहे, बहुत बढ़िया हुई और आगे भी महागठबंधन इंटैक्ट है, हम लोग साथ हैं और मजबूत है। चलिए संतोष कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, उम्मीद है कि इनकी बातें आपने सुनी होंगी। मांझी जी के प्रवक्ता हैं। आपके नेता ने आज पूर्णिया के मंच से मांझी जी को लेकर जो बातें कही, वो कहीं हल्की भी लग रही है, लेकिन कहीं कहीं बहुत गंभीर भी लग रही है। जब वो ये कहते हैं भरे मंच से कि मांझी जी को भी बुला रहा है लोग, एनडीए में जाइएगा मत, हम आपको देंगे, जो कुछ दिया है मैंने दिया है। मांझी जी लगातार दबाव बना रहे हैं आप लोगों पर। एक मंत्रालय उनको पहले से आपने कम कर दिया है। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि उनको लोकसभा गया से लड़ाया जाएगा। इस बार भाजपा बहुत कुछ देने जा रही है। क्या ये मतलब उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं, कहीं ना कहीं आरसीपी चले गए हैं, तो इसकी बेचैनी है कि मांझी भी मत भाग जाए? नहीं, ऐसा
बयान नहीं दिए, सुशील मोदी जी बोल रहे थे। सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बोल रहे थे नमन जी कि नीतीश कुमार ने नहीं कहा। मैं एक नीतीश काम कुमार करता जी हूँ, ने मांझी जी को कोर्ट, नहीं हम संतोष सुने जी, हैं बयान पूरा नीतीश जी का, हम लोगों ने सुनने का काम किया। मैं बाकी दर्शकों को भी सुनाता हूँ। 1 सेकंड का बयान में सुना देता हूँ, अब सुन ही लीजिए, उसके बाद फिर रिएक्शन लें। अब लगा हुआ है, मांझी जी पर लगा हुआ है। अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपने हाँ, सुन लिया होगा। इसमें लगा हुआ है, इसमें जरूर हमने पहले भी सुना था इस बयान को, बोले कि मांझी जी पर लगा हुआ है। जी तो भाजपा का तो यही काम है, भाजपा का तो काम ही है कि तोड़ फोड़ करना, दूसरे के दल से लोगों को, विधायकों को कीनना। आप कितने राज्य में देखे होंगे जिस राज्य में जनता ने उनको वोट देने का काम नहीं किया, वहां तोड़ फोड़ करके जिस राज्य में सरकार बनाने का काम किया। तो सुशील मोदी जी साहब बोल रहे थे कि मांझी जी से कह रहे थे कि नहीं जाना, इधर उधर नहीं करना। और मांझी जी को मांझी जी जब महागठबंधन के मंच पर उपस्थित है और उस समय जब बोल रहे थे नीतीश जी, तो नीतीश जी ने ऐसा कोई बात नहीं कहने का काम किया कि मांझी जी को तकलीफ हो। तो मांझी जी तो हम लोग के साथ है, उनके प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ है। खुले मंच पर मांझी जी ने कहा कि हम लोग महागठबंधन के जरूरत साथ क्या है। पड़ी? तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपने ये बात लेफ्ट की पार्टियों के लिए नहीं कहा, आपने ये बात तेजस्वी के लिए नहीं कहा, आपने ये बात कांग्रेस के लिए नहीं कहा, आपने ये बात केवल मांझी जी के लिए क्यों कहा? नहीं, मांझी जी के लिए क्यों? मांझी देखिए, भाजपा मालूम होगा नीतीश जी को, आदरणीय नेता नीतीश जी। उपेंद्र कुशवाहा जब इधर उधर कर रहे थे, ताक झाक कर रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा जी पर भी आदरणीय नेता ने, नीतीश कुमार जी ने कहने का काम किया कि कहीं से डील हो रहे हैं। तो ये तो जब मालूम हो गया हुआ कि मांझी जी इस पर डोरा डाल रहा है भाजपा के लोग, बड़का झूठा पार्टी के लोग, तो इस तरह का उन्होंने आगाज करने का काम किया मांझी जी को। तो ऐसा कोई बात नहीं है। महागठबंधन एकजुट है, इंटैक्ट है, और मजबूती से महागठबंधन खड़ा है बिहार में और देश में भी। यह महागठबंधन दिखाने का काम करेगा कि देश में कैसे भाजपा को खदेड़ा जा सकता है। देश फजल इमाम मलिक जी हमारे साथ है। फजल इमाम मलिक जी, मेरी आवाज आप जी तक आ रही है ना? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? पिछला भी सवाल मेरा रह गया था। आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार को छोड़ते ही, इस्तीफा देते ही, आज आपको भाजपा ने दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया, बुला लिया भरे मंच से। जा रहे हैं उस तरफ? नहीं, अभी देखिए अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुशील जी का बयान हम लोगों ने भी सुना है, उन्होंने जो कहा कि तारीफ कर रहे हैं। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तारीफ इस संदर्भ में किया कि विपक्ष का कोई नेता अभी सामने नहीं दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, या विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। भले महागठबंधन आज जितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, उनके लिए बस एक ही शेर ही काफी है कि इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 2.5 घंटे तक जिस व्यक्ति ने एक काबीना के अपने मुख्यमंत्री को वेट करवा सकते हैं किसी सरकारी कार्यक्रम में, उससे समझा जा सकता है कि किस तरह राजनीति जा रही है, महागठबंधन किस तरह जा रहा है। और डील की बात भाई संतोष जी ने की, तो डील बार बार यह है कि आरजेडी और जदयू में क्या डील हुई, इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। और चूंकि आरजेडी बराबर कह रही है कि सिंहासन खाली करो के तेजस्वी आते हैं, तो इस डील की चर्चा वो पहले कर दे, उसके बाद हमारे डील की बात करेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पे यह है कि अभी हमारा कहीं नहीं जगह है। भाजपा और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में वैचारिक तौर पे बहुत अंतर है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, चुनावी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। तो अभी तो 2024 के चुनाव में देर है, क्या होगा, किस तरह से आगे चीजें चलेंगी, अभी ये कहना बहुत फजल साहब, आपने नहीं बयान सुने तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है,
बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। संतोष जी, आप आपने थोड़ा शायद- गौर से इसको सुनना चाहिए था आपने शायद तेजस्वी भाई यादव जी का वीरेंद्र बयान सुना को। होगा। संतोष जी, आपने भी लगता है भाई वीरेंद्र का बयान नहीं सुना होगा। और भाई वीरेंद्र, तेजस्वी यादव जो नेता हैं, हम लोग नेता के बयान सुनते हैं, हम लोग नेता के बयान सुनते हैं। सुधाकर सिंह तो बहुत दिन से बोल रहे हैं इस बात को, तो इस सब बोलने से क्या? सुधाकर सिंह की बात भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए, नेता के हम लोग बयान सुनते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। विनीत जी, उम्मीद है आप बात सुन रहे होंगे मेरी। ये बताइए कि आपने सुना था क्या बयान राजद के विधायकों का? क्या आपको संतोष नजर आ रहा था उनके बयानों में? अरे बिल्कुल सर, कल 12 चट्टी के विधायक पंकज यादव ने कहा कि जी सिंहासन को दे दीजिए। इसके बाद आपने कहली कहा ही है, तो ये गफलत जो पाल कर तेजस्वी संयमित है और इंतजार करेगा, तो ये नहीं होने वाला है सर। और नीतीश कुमार जी 25 से पहले आपको खुद देने वाले, एक ढेला भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन सर चिंता यही बात का है कि राजद क्या अपने को कंट्रोल में रख पाएगा, ये सवाल बड़ा चारणीय है। जी नमन भाई। संतोष जी, सुन लिया आपने? जैसे नमन जी हम लोग सुन लिए, सब लोग बोलने से क्या होगा? तेजस्वी यादव जी जब जो आरजेडी के नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हम लोग को हड़बड़ी नहीं है हमको बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अरे संतोष जी, यही तो खेल है। विधायक उनके कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, यही तो खेल है, यही तो खेल है। इस खेल को समझिए। आज तक सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई संतोष जी। संतोष भाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई संतोष जी को। खाली के झुंझुना, एक चिट्ठी थमा के झुंझुना दिखा दिया गया नीतीश जी को कि देखिए हमने शो कॉज नोटिस ले लिया। आज तक कार्रवाई क्या हुई सुधाकर सिंह पर? लगातार वो बयान दे रहे हैं माननीय नीतीश कुमार के खिलाफ। अरे आप देखिए फजल साहब, यही कमी है कि आप लोग जो डील किए थे, अजय उपेंद्र कुशवाहा जी के डील किए थे, उस पर भी बात कर रखना चाहिए था आपको। आज डील का सच्चा पर्दाफाश हो गया। बीजेपी वाले ने दोनों हाथ से बता दिया कि दोनों हाथ से हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ लेने वाले हैं। तो ये डील केंद्र में बैठा, दिल्ली में बैठा, दिल्ली में बैठा डील हुआ था, वो आज खुलासा सुशील मोदी जी ने कर दिया, साफ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मेरा डील हुआ था। नीतीश कुमार जी आप अपने डील की बात कीजिए ना, आप अपने डील की बात कीजिए कि आरजेडी क्यों कह रही है, सुधाकर सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री को 2.5 घंटे तक क्यों इंतजार करवा रही राजद? आपको थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो 17 साल से प्रदेश के, उनको 2.5 घंटे तक उनका काबीना का एक मंत्री, कनिष्ठ मंत्री 2.5 घंटे तक सरकारी कार्यक्रम में इंतजार करवा रहे हैं। बिहार को कैसे कमजोर करें, बिहार को कैसे बर्बाद करें, यही लोग, एक ही डील लोग का है भाजपा और एनडीए के लोगों को कि देश ये तो दिखाई दे रहा है संतोष जी, ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए का काम किया, वो नीतीश कुमार को कैसे कमजोर करे। बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे बोनसाई नेता जो है वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। केंद्र कभी नहीं चाहता था कि बिहार में जातीय जनगणना हो और गरीबों को लाभ मिले। जी, हमारे साथ मुकेश निषाद जी भी जुड़े हुए हैं। उम्मीद है मेरी आवाज उन तक पहुंच रही होगी। निषाद सेना के अध्यक्ष मुकेश निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात हम यहाँ लेंगे। मुकेश निषाद जी, बिहार की राजनीति पर बहुत ज्यादा नजर आपकी रहती है, सारे पॉलिटिकल गलियारों की खबर आपको खूब रहती है। ये बताइए कि आज एनडीए जो है
जिसको जो अब तक दो दलों का ही था, वो बढ़कर कहीं ना कहीं अनऑफिशियली, अब तो मान रही ना विनीत बाबू, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जब सुशील मोदी ने सबके सामने ये बात कह दी तो बहुत गुंजाइश रह नहीं गई। उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, इन दोनों की एंट्री ऑफिशियली आज हो गई है, इसका अनाउंसमेंट भी हो गया है। अब ये बताइए हमें कि क्या महागठबंधन और दोनों तरफ आप जब देखते हैं तो पलड़ा किधर आपको भारी लगता है 24 के चुनाव को लेकर, क्योंकि आज बिगुल फूक गया है। मुकेश निषाद जी, आपका हेडफोन आपका डिस्कनेक्ट कर दिया, शायद आवाज नहीं आ रही उसकी वजह से। हेलो जी आवाज मिल रही है नमन जी? बिल्कुल बिल्कुल नमन जी 2024 की जहां तक बात है, महागठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं है और उन लोगों में आपस में तो एकता ही नहीं है। आज आपने जो पूर्णिया की बात कही कि नीतीश जी और मांझी जी के बारे में कह रहे थे भरे मंच से, तो वहां नीतीश जी के चेहरे पे नीतीश जी के चेहरा पे वो तो डर दिख रहा था, तभी तो मांझी जी की चर्चा कर रहे थे वो। जी और 2024 के लिए कोई चेहरा ही नहीं है महागठबंधन के पास। चेहरा होगी तभी तो लड़ाई होगी ना। जी जी, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ रंजन सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि हम के शिक्षा प्रकोष्ठ के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। रंजन सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। आपने आज बयान सुना नीतीश कुमार जी का, जो मांझी जी को लेकर उन्होंने दिया पूर्णिया में? जी सुना था। अभी मुकेश निषाद जी ने जो बातें कही वो सुनी आपने? उनकी बात मैं सुन रहा था, विजय सुनी की बात मैं सुन रहा था। नीतीश कुमार जी कब किधर चले जाएंगे पता नहीं चलता है। मांझी जी के साथ भी यही हो रहा है, कह रहे हैं कि मांझी जी कब भाग जाएंगे पता नहीं है। नीतीश जी को बात समझ में आ गई है, ये रोकना पड़ा है। उन्होंने ये बात नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मांझी जी आप निश्चिंत रहिए, हम आपको जो भी आपकी भागीदारी होगी वो हम आपको देंगे। तो हमारी मांग तो हमेशा से यही रही है कि भैया आप कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दें। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन अगर हो गया और हमारी बातें जो हमारी जो भी बातें हम चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें है, वो अगर हमें मिल दे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमेशा तैयार रहते हैं इस चीज के लिए कि भाई अगर जो हमारा रिक्वायरमेंट है और जितना हम फुलफिल कर पाते हैं वो हमें मिलना चाहिए। तो ये चीज भरे मंच से हम स्वागत करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने इस चीज की बात कही भरे मन से कि मांझी जी हम हैं और आपको आपकी सारे रिक्वायरमेंट को हम पूरा करेंगे महागठबंधन में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि हाँ, अगर हमारी बातों को माना जाता है, और स्वाभाविक है इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, कोई इसमें इस बट की बात ही नहीं है कि राजनीतिक कुशल राजनीतिज्ञों में से एक है नीतीश कुमार जी। तो उसमें कहीं से ही बट नहीं है। हमारा समर्थन उनके साथ है और उनको हम समर्थन कर रहे हैं। हाँ, हमारे पार्टी की स्वाभाविक है, हर पार्टी की अपनी एक अपना एक फोरम है, अपना एक पटल है, वो अपने अनुसार से सोचते हैं। तो हम भी यही सोचते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट अगर पूरा हुआ तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम तो हैं इसके लिए। विनीत जी, मेरी बात आप सुन रहे होंगे और रंजन जी ने जो कहा है वो भी आपने सुना होगा। नमन भाई बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं मांझी जी, और ये उनके जो नेता है रंजन जी भी बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। इतनी बेबाकी आपके नेता और आप में क्यों नहीं आती है? जब भाजपा आपको बुलडोज करती है तो आप क्यों नहीं अपोज करते हैं? आप इंतजार क्यों करते हैं? आप मत के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। नमन भाई मेरी आवाज तो आ ही रही होगी आपको? बिल्कुल आ रही है सर। हमसे ज्यादा बेबाक कौन है? रंजय भाई की मैं बात सुन रहा था और अचानक से मुझे 2015 और 17 याद आ गया, जब नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को धक्का मार के निकाल दिया था। और अभी है कि फुसलाने की बात कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया यारो, इस बहकती हुई दुनिया को तो संभालो यारो। तो रंजय भाई मांझी जी को समझाइएगा। माननीय चिराग पासवान जी से ज्यादा इस बारे में कौन जानेगा? उनके चिराग के बारे में कौन जानेगा? ये बातें तो ये बातें आप ना बोले तो ज्यादा बेटर है। आपकी बात ना बोले। रंजय भाई हम आपके समर्थन में ही बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड का समय दीजिए। भाई नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं जो कि अपने से बड़े नेताओं को भी यूज करके फेंक दिया है।
कभी भी मांझी जी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज इनके पैर इसलिए कांप रहे हैं कि इनको मालूम है कि हम सबकी विचारधारा एक नहीं है, जिससे कारण लोग अलग हो सकते हैं। तो उसको लपेटने के लिए, उसको पाटने के लिए ये दाना फेंका जा रहा है। अगर मांझी जी और आपकी पार्टी फंसी सर, तो यकीन मानिए कि आपका मटिया मेट हो जाएगा। चिराग पासवान जी की तरह हिम्मती बनिए और बाहर निकलिए सर, और बाहर निकल के बिहार को दिखाइए कि आप भी बिहार के लिए सोचते हैं और नीतीश कुमार की बैसाखियों का सहारा आपको लेना नहीं है। जी नमन भाई। नमन भाई, सिर्फ एक चीज मुझे कहनी। नमन भाई, आपने जो कहा कि मेरे हम यानी हमारा राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हो गई है एनडीए में, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा इस पे एतराज है। और दूसरी चीज ये है कि रंजन जी से पूछ लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी जी बनेंगे या मांझी जी के बेटे बनेंगे, इस पे भी सवाल हो जाना चाहिए। देखिए विनीत भाई जी ने नीतीश जी पर आरोप लगाने का जो काम किए हैं कि मांझी जी को कभी नहीं बढ़ने देंगे, और मांझी जी को मुख्यमंत्री बिहार के कौन बनाया? नीतीश कुमार जी बनाने का काम किए। तो उसी तरह नीतीश कुमार जी ने मांझी जी से कहा, साफ कहा है कि जो भाजपा जो है भारत जलाओ पार्टी है, इसके फेरा में नहीं फंसना है, इसके फेरा में नहीं जाना है। जो बिहार को कमजोर करना चाहता है, देश को कमजोर करना चाहता है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को आगाह करने का काम किया है। और नीतीश जी ने तो साफ साफ खुले मंच पर उन्होंने स्वीकार किया है कि मांझी जी हम आपको दिए हैं, और फिर हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है, पूरी तरह से खड़ा है। और मांझी जी हो चाहे जितने भी पार्टियां महागठबंधन में हो, लेफ्ट के पार्टी हो, आरजेडी हो, सब एकजुट है। संतोष भाई, एक सवाल आपकी से है। विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फजल भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये दोनों प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे करना चाह रहे हैं, सामने से प्यार नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर्दा के पीछे से इनको नहीं, पर्दा के पीछे से इनका डील देखिए हो चुका है कि हम एनडीए में आना है, लेकिन पर्दा के पीछे तो नीतीश जी कर रहे हैं। इनका डील अभी ही नहीं हुआ है कि हमको वो सीट भाजपा को देगी। तो अभी यही चलते बोल रहे हैं कि अभी हम नहीं जाए, एनडीए में है। तो अभी सीट का डील नहीं हुआ है फजल भाई साहब को, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। अभी भी महागठबंधन में अब देखिए, अब अभी तो उसी तरह से बयान दे रहे फजल भाई कि अभी हमारा डील फाइनल नहीं हुआ है। फजल जी क्या नहीं, आप अपने नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे का सारा खेल तो माननीय नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं कि कब अगर भाजपा से ऑफर मिले और नहीं, पर्दे पार्टी खेल बनाई और यात्रा के रैली में कह दिया कि भाजपा है, भाजपा को देश से खदेड़ना है। नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया ये तो पहले भी खदेड़ना है। ये तो पहले भी कही थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये तो बात ये कह चुके। अभी आपके नेता फजल भाई आपके नेता अभी 10 दिन पहले बोले थे प्रेस मीडिया में कि हम बोले थे कि हम भाजपा में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आप तो भाजपा आप नहीं, आप उनका बयान संतोष जी थोड़ा सा बयान को समझा भी कीजिए, बौद्धिक रूप से उस बयान को समझिए कि मैं भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में नहीं जाने का मतलब क्या होता है? भाजपा में नहीं जाने का मतलब क्या होता है? परहेज करेंगे। ये तो आपके नेता भी कर रहे हैं। ये तो जी नहीं बचती है यार, गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। ये तो माननीय नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये है कि ये बताइए कि डील क्या हुई आरजेडी से, ये बताइए। मांझी जी बहुत स्पष्ट है। डील तो फाइनल है कि भाजपा को खदेड़ना है देश से। आपको पर्दे के पीछे डील तो क्लियर है कि भाजपा को खदेड़ना है देश से। अरे पहले आरजेडी का डील बताइए आप। नहीं, वही डील तो हम बता रहे हैं कि आरजेडी और जितने महागठबंधन का डील हो गया है कि भाजपा को देश से खदेड़ना है। सही खेला इन्होंने। देखिए
संतोष भाई थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा सही खेल गए ये डील, बार बार बोलते रहे। मुकेश निषाद भाई, आप मेरी बात शायद सुन रहे होंगे, आप पर इस खास तौर पे इसका जवाब चाहूंगा आपसे मैं। बड़ा ही स्मार्ट खेल गए उपेंद्र कुशवाहा जी, डील लगातार भाजपा से करते रहे और आरोप लगाते रहे कि डील हो रहा है जदयू और राजद के बीच। डील तो इन्होंने कर लिया। देखिए, उपेंद्र जी का जो बयान आया है, जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज जो भी हो रहा है मैंने बड़े भाई से सीखा है। तो ये सब सारे संगति का असर है, जिनके साथ रहेंगे अब गुण उनका ही आएगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री है और फिर भी उनको समाधान यात्रा पर, गांव में घूम घूम के समाधान यात्रा पर निकलना पड़ता है। अगर वो समाधान कर लिए होते तो उनको गांव में घूमने की नौबत नहीं आती है, उन पे कुर्सियां नहीं चलती। बिल्कुल। और रहा उपेंद्र जी की बात, तो उपेंद्र जी ने जो अपना अभी जो उन्होंने जदयू से किनारा करके अपने नई दल का जो उन्होंने घोषणा की, तो अपने स्वाभिमान के लिए किया। वो परिवारवाद के कैसा स्वाभिमान मुकेश जी कैसा स्वाभिमान कैसा स्वाभिमान? जब समझौता किए तो राज्यसभा गए, जब समझौता किए तो एमएलसी बने, जब समझौता किए तो विपक्ष के नेता बने, तो कैसा स्वाभिमान? स्वाभिमान भी तो कुछ रहता ना आदमी का। कैसा परिवारवाद का विरोध किया? उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया। परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद कहाँ नहीं है? भाजपा में 100 लिस्ट बता देंगे कि जहाँ परिवारवाद है। 100 लिस्ट है भाजपा का जहाँ परिवारवाद है। भाजपा का बिहार का ही बताइए ना। बिहार में मैं बोलना ये चाह रहा हूँ नमन भाई ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्वाभिमान ये है कि जब जरूरत पड़ी राज्यसभा छोड़ दिया 2 साल रहते हुए, जब जरूरत पड़ी एमएलसी छोड़ दिया 4 साल रहते हुए। संतोष जी आप अपने गरेबान में झांकिए थोड़ा, आप अपने गरेबान में झांकिए। आपने कहा क्या क्या छोड़ा है, आपने कहा क्या क्या छोड़ा और क्या क्या बोला है। लोकसभा लड़ने के लिए नहीं छोड़ी राज्यसभा, लोकसभा छोड़ने के लिए आप एक बार आपका इतिहास लोकसभा नहीं लड़ेंगे। संतोष भाई आपका इतिहास भूगोल कमजोर है थोड़ा, क्यों नहीं? राजनीति में है तो अच्छा आप कह दीजिए कि हम एमएलसी एमएलए नहीं बनेंगे। संतोष भाई अपनी राजनीति उसीलिए करता है आदमी। हाँ तो राजनीति इसीलिए जो करता है। तो आप कह दीजिए कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आज इस तरह से कर रहे हैं, तो आप एमएलसी एमएलए नहीं बनेंगे। कह दीजिए आप कह दीजिए एमएलसी एमएलए नहीं बनेंगे। शुरू से थे, शुरू में तो बस मेरे यहाँ भी आए के साथ हम शुरू से थे। हाँ शुरू से तो आप कह दीजिए कि एमएलसी एमएलए नहीं बनेंगे। राजनीति में तो एमएलसी एमएलए करता है ना। तो एक त्याग कहाँ हुआ फजल साहब? ये ना बताइए कि त्याग। रंजन जी मेरी बात आप सुन रहे होंगे। एक सवाल आपसे भी है। पर्दे के पीछे की बात अब समझ में आ रही है। आरोप बार बार लगा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये बात बार बार सार्वजनिक कर रहे थे कि राजद और नीतीश कुमार जी में क्या साठगांठ हुई है। सामने आज पूर्णिया में तो दिख गया कि क्या साठगांठ हुई है, सारे दलों के बीच में क्या साठगांठ हुई है महागठबंधन के, वो दिख गया। ये समझ में अब नहीं आ रहा है कि आखिर भाजपा और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में क्या साठगांठ हुई है। क्योंकि एक तरफ से आज कह रहे खुलकर सुशील मोदी कि हमारे साथ अब चिराग और उपेंद्र कुशवाहा है, और ये कह रहे हैं कि हम हैं ही नहीं अभी साथ में। क्या लगता है आपको कि पर्दे के पीछे यहाँ साठगांठ कुछ हो गई है? नहीं, पहले तो फजल भाई के एक बात का जवाब हम देते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने बोला कि माननीय तेजस्वी जी रहेंगे हैं या संतोष कुमार सुमन जी हैं मुख्यमंत्री, पहले ये बता दीजिए। तो इनको बड़ी जिम्मेवारी से हम बताना चाहेंगे। तो देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपने सुना भी होगा, मांझी जी ने क्लियर बोला था कि ये कुछ बातें प्रतीकात्मक होती हैं, और बातें जब हो रही थी उस विचार पे, उस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि संतोष जो है, इन्होंने ये वर्ड यूज किया कि संतोष पढ़ा लिखा है और वो डॉक्टरेट है, लेक्चरर है, और वो मतलब उसको सीएम कैंडिडेट के रूप में आप आगे बढ़ा सकते हैं। और रही बात दूसरी, अब तो आपको भी, आपके नेता को भी फजल भाई ये थोड़ी राजनीतिक सोच से ऊपर उठ के
75 साल से ऊपर हो गए राजनीति के, मैं तो हमेशा इस बात को उठाता आ रहा हूँ कि अब राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से आप लोग सोचिए और दलितों को आगे बढ़ाने का आप काम कीजिए। तो इसमें आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकिए, पहली बात तो हम ये बोल दें। और रही बात दूसरी चीज जो अभी नमन भाई ने बोला, तो ये तो जग जाहिर था। जिस समय से जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आना शुरू हुआ, तो बातें वहीं से क्लियर थी कि वो किधर जा रहे हैं। अब किधर जा रहे हैं ये इसके लिए अब डंका लेके अब पीटते तो नजर नहीं आएंगे। ये कोई भी बातें अगर इनकी निकलती है, ये अगर कुछ बोलते हैं तो समझ के चलिए कि भाजपा इनडायरेक्टली इनसे बुलवा रही है। कुछ भी ये करते हैं तो भाजपा इनसे करवा रही है। अरे सबका तो सारे लोगों की स्थिति वही है। निषाद भाई जो बोल रहे थे उनकी बात भी आप देखिए, तो उनके साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो आज जाके वहां जुड़े हुए तो है ही ना। तो ये बातें प्रतीकात्मक भी नहीं है, इनकी बातें तो एकदम पृष्ठभूमि पे क्लियर है कि ये लोग बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम तक पहुंचे हुए हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं अपना अभी जनाधार तलाश रहे हैं कि कैसे भी किसी न किसी कहीं पे हम जुड़ जाए, 2-4 सीट मिल जाए, कहीं से कहीं हम लड़ पाए, अपने राजनीतिक कैरियर को ये लोग बचा पाए। अभी इनकी मेन जो भूमिका है अभी यही है। ये लोग इतने पे लड़ रहे हैं कि कैसे भी हम आगे तो हम आगे। अभी तैयारी ये है कि भाजपा में हम सटे कैसे, यही बात है। फजल भाई सुना आपने पूरी बात? जी जी लग रहा है बड़ा बड़ा सवाल कर रहे थे नीतीश कुमार से आप लोग, क्या साठगांठ है, क्या साठगांठ। अब आप बता दीजिए ना, क्या साठगांठ हुई है भाजपा से? खुले मंच से भाजपा बुलाती है और आप कहते हैं कि हुआ नहीं है डील। खुले मंच से सुशील मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि आज जो है पूरे देश नहीं पूरे देश कहा था ना भाजपा हारी वहां, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि बंगाल में आप ट्रिब्यूट उठा है भाजपा का, और आज आप नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं। आज आप नरेंद्र मोदी की आप फिर नहीं दया प्रकाश, आप नरेंद्र मोदी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। लेखक जब सम्राट अशोक को अपमान करने का काम किया, अपमानित करने का काम किए थे दया प्रकाश लेखक ने, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक चीज तो नमन जी है कि आप फिर मैं कहूंगा कि आपको फिर एक बात में, संतोष जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप बहुत, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका असेसमेंट सही नहीं है। फिलहाल कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। आज नरेंद्र मोदी को जिस कंटेक्स्ट में आज पूरे देश में कोई विपक्ष की, उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पे सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है, आपस में मुख्यमंत्री चिराग और उपेंद्र कुशवाहा हैं नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीफ किया है कर रहे हैं जी। देखिए महागठबंधन पहले अपने को तो मजबूत करे, पहले ये तय करे कि आप में क्या डील हुई है। महागठबंधन तो अपने को, संतोष जी पहले आप तो तय कीजिए। मजबूत कर रहे थे, आवाज महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। अरे जदयू तो बिखर गई है, जदयू में कुछ है अब बचा हुआ है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री 2.5 घंटे तक एक मंत्री का इंतजार करते रहे, उससे उनकी दयनीय स्थिति को समझा जा सकता है। और जहां तक रंजन जी की बात है, कहने से कुछ नहीं होगा, दिल पे हाथ रख के बोलिए संतोष भाई कि आपका मुख नहीं हो गया। दिल पर हाथ है, आप ना दिल पर हाथ रखिए, अभी सीट हमारा मुख्यमंत्री को आपकी बात बार बार रिपीट हो रही है फजल जी, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। सीधी बात है, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या जी बताइए, क्या अब तक भाजपा हमारी भाजपा से आज की तारीख देखिए, आप संजय जायसवाल से मिलते कि नहीं? संजय जायसवाल फिर हमारे नेता से वो एक कपसी मीटिंग थी, संजय जायसवाल से मुलाकात होना, कोई उससे ये डील की कोई बात नहीं है। कर रहे थे फेसबुक पर, नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे थे आप, अब बार बार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा कर रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है।
नहीं, फिर वही मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं की उन्होंने। आज विपक्ष के पास इतने प्रधानमंत्री के चेहरे हैं कि वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है, ये उन्होंने कहा। कृपया उनके पूरे बयान को समझा जाए। पूर्णिया में आपको 7 दल एक साथ नहीं दिखे? पूर्णिया पूरा देश नहीं होता है नमन जी, पूर्णिया से कोई संदेश नहीं गया है। आप लोग एक साथ थे, 7 दल थे एक साथ, इन्हें शायद दिखा नहीं लगता है। हाँ, नहीं, अभी तो पट्टी बांधे हुए हैं ना। पूर्णिया का संदेश, पूर्णिया पूरा देश नहीं है। अभी तो डील करना है इनको ना, सीट फाइनल करना है। अभी तो इनको सीट फाइनल करना है, इसलिए अभी नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पूर्णिया पूरा देश नहीं है, पूर्णिया पूरा देश नहीं है। कांग्रेस लीड करेगी, कौन लीड करेगी ये बताइए। अब देखिए नया सवाल खोज के ले आए हैं। अब नया सवाल खोज के ले आया है कि कौन लीड करेगा महागठबंधन को। आपको क्यों बेचैनी हो रही है? भाजपा और इंडिया। अरे तो चेहरा तो बताइए, इनको तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। चेहरे कौन है आपके पास? इतना प्रधानमंत्री का भाई नमन भाई, प्रधानमंत्री के इतने चेहरे हैं, विपक्ष एकजुट नहीं है। अगर भी कोई चेहरा तो बताइए। बिहार से मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली से मुख्यमंत्री होगा, महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री होगा, ये तेलंगाना से होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री साहब कहीं ना कि बिहार से प्रधानमंत्री होगा, ये ना बताइए। वही प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री बिहार से प्रधानमंत्री होगा, दिल्ली से होगा, कहां से होगा प्रधानमंत्री? कौन है? समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। आप समय करने की जरूरत नहीं आपको। रंजन जी मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जी रंजन जी आपने सुना सीधे तौर पर ये जो बातें हो रही हैं, खुद का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी का। सुशील मोदी की बात तक को नकार रहे हैं, पर्दे के पीछे साफ खेल चल रहा है और बार बार कर रहे हैं कि मतलब नहीं कोई बात नहीं हो रही है, उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं। हेलो रंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए। हाँ मैं 1 मिनट में कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा हूँ। जी मुकेश निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद है मुकेश निषाद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आपने दोनों तरफ की बात सुनी। फिलहाल आप दोनों गठबंधनों में नहीं हैं, आप अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी लेकर बिहार में जल्दी ही आने वाले हैं। मैं आपके परिप्रेक्ष्य से जानना चाहूंगा कि ये जो दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, क्या आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के दावे में कोई हकीकत नजर आ रही है, या पर्दे के पीछे साफ तौर पर खेल करके यहाँ पहुंचे हैं और अब परहेज कर रहे हैं? हमारे साथ रजनीश तिवारी भी जुड़ गए हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। रजनीश जी स्वागत आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात है नमन जी कि अभी लोग महागठबंधन के लोग बोले थे बहुत सारे प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री के। मेरे समझ से तो अगर भाजपा सही तरीके से सभी को भागीदारी दे, सारे समाज को, तो 24 में भाजपा के सामने कोई विकल्प, जो विपक्ष के लोग हैं कोई टिकेंगे ही नहीं, और विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा कोई चेहरा है ही नहीं। आज देख लीजिए, कांग्रेस और माले की जो रैली हुई थी उस पर नीतीश जी ने जाके कहा माले के नेता को कि आप कांग्रेस से बोलिए कि कोई जल्दी डिक्लेयर करे पीएम का चेहरा। तो आज स्थिति स्पष्ट दिख रहा ना। आज भी चाहे पूर्णिया की रैली हो, चाहे इससे पहले जो कर्पूरी जयंती अभी जो इनकी तेजस्वी जी की एक सभा हुई थी बापू सभागार में, सीट तक नहीं भरा। तो दिख रहा है ना, आज एक विशेष एरिया में जाके आप सभा करते हैं और उस सभा में भी भीड़ जुटा के आप बोलते हैं कि मांझी जी के पर कमेंट करते हैं, बाकी नेताओं पर कमेंट क्यों? आपको डर साफ दिख रहा है। और आने वाले समय में इनके पास कोई गठबंधन नहीं रहेगा। आप देखिएगा आपस में लोग प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ जाएंगे, और लड़ाई अभी से भी दिख रहा है। रंजन जी आपसे सवाल मेरा रह गया था, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी पूर्णिया के मंच पर आप सभी आज एकजुट थे। पूर्णिया के मंच पर आप एकजुट थे। फजल भाई कह रहे हैं कि एकजुट नहीं थे। जरा इन्हें तस्वीर दिखाइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे महागठबंधन एकजुट है। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको ये समझना चाहिए कि पटना के मेन पार्ट है बिहार का, वहां से सुदूर इलाके में अगर हो रहा है और पार्टी के शीर्ष नेता वहां पे अवेलेबल है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी माननीय लालू प्रसाद जी
कनेक्ट हो रहे हैं, वर्चुअली कनेक्ट होकर अपनी बात को रखने का प्रयास किए हैं, और वहां पे सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को बड़ा क्लियरली रखने का काम किया है। तो महागठबंधन तो हमेशा साथ है ही। इनको पहले अपने नहीं, वो कहावत है भोजपुरी में कि चलनी दुसलिन सूप के दिन का अपने 76 को चाहिए था, तो वो सुने होंगे, वही वाला हाल है। तो इन लोग को पहले ये सोचना चाहिए कि इन लोग का पहले अपना स्थिति क्या है, इन लोग को पहले ये डिक्लेयर करना चाहिए कि ये लोग लाई कहाँ कर रहे हैं। उधर से एक साइड से सुशील मोदी मांझी जी की स्थिति क्या होगी, मांझी जी की स्थिति क्या होगी, किधर जाएंगे वो डिक्लेयर करे ना। मांझी जी की स्थिति भी डिक्लेयर कर दीजिए। मांझी जी तो अभी कहाँ जा रहा है? हाँ, तो वही बताइए कि डिक्लेयर करें। मांझी मांझी जी की भी स्थिति डिक्लेयर करे। मांझी जी की स्थिति पहले बताइए। पीछे बोलने वालों में से नहीं है, वो अपनी बातों को मुखरता से रखते आए हैं और मुखरता से रखते हैं, आज भी हम रख रहे हैं। आप मांझी जी की बात कीजिए। मांझी जी किधर जा रहे जो नीतीश कुमार कह रहे थे? मांझी जी किधर लुपा रहे हैं, लप किधर छुदुर बुदुर कर रहे हैं, ये बताइए माननीय मांझी जी, आपके नेता। हमको कहीं जाना होगा तो हम खुल के बोलते हैं, हम लोग पीठ पीछे कुछ लोगों की तरह, कुछ पार्टी की तरह पीठ पीछे काम नहीं करते हैं। हमको जाना होगा तो हम खुल के बोलेंगे कि हमको यहाँ जाना है, हमको यहाँ प्रॉब्लम है। तो इशारा क्यों किया नीतीश जी ने? नीतीश जी ने क्यों कहा? जब तक हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारा पूरा होता रहेगा, हमारी बातों को अच्छे से सुना जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हम इसी के लिए रखते आए हैं कि कहीं गठबंधन में आप हैं, आपकी बातों को सुना जाए, बात खत्म। कल फिर कुछ वो दूसरा बोल देंगे। आप राजनीति में तो आपकी महत्वाकांक्षा तो है ही। मांझी जी की बातों को, मांझी जी अपनी बातों को कितना काट रहे, उसका प्रमाण आपको दिखता है, ये तो हर जगह वो बोलते ठीक है। कभी उनके बातों को। चलिए रंजन जी, मांझी जी कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए, क्यों रोक, क्या नीतीश कुमार जी ने क्या लॉलीपॉप दिया है? ये दिन में भी दिखना बंद हो गया है। इतना फजल साहब को नहीं दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा है। अभी गठबंधन करना है, मोदी जी के बड़ाई करने में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। कल तक जदयू में थे तो इनकी चिंता लाजमी थी कि पार्टी कहाँ जा रही है, गठबंधन किससे हो रहा है, क्या डील हुई है। अब ये मांझी जी की चिंता कर रहे हैं, नीतीश जी की चिंता कर रहे हैं, खुद की चिंता कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, त्यागी लोग हैं नमन जी, त्यागी लोग हैं, बहुत त्याग करके आए हैं, इसीलिए चिंता तो अपनी है। चिंता तो अपना घर बचाने का है, कैसे हमारा कुर्सी बच रहे, इसकी चिंता है। तो दूसरे तरफ ताक झाक कर रहे हैं कि नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं, मांझी जी कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब झूठ मूठ के अपना एजेंडा चलाते हैं। कल तक जदयू को मजबूत कर रहे थे, आज महागठबंधन कमजोर हो रहा है, ये बोल रहे हैं। तो आप इसी बात से समझ गया आपकी बात। हमारे साथ रजनीश तिवारी जी हैं। रजनीश तिवारी जी, चर्चा में तो आप लेट आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपडेटेड रहते हैं राजनीति से, तो आपने बातें सुनी होंगी ओवरऑल। फजल इमाम मलिक जी रालोसपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नई पार्टी बनी है उपेंद्र कुशवाहा जी की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुरानी रालोसपा और नई जो उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है। मैंने आज सुशील मोदी जी की बयान को दिखाया, जिसमें उन्होंने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ होने की बात कही और ये कहा कि अब हम महागठबंधन को दिखा देंगे। अब ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहिएगा? कहीं बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना तो नहीं हो रहे हैं आप? कहीं सुशील मोदी जी के बयान हल्का तो नहीं हो गया? ये तो तैयार ही नहीं है बनाने के लिए। शायद इनके नेतृत्व को मालूम हो कि बहुत सारी बात पार्टी लाइन में वरिष्ठ नेताओं के बीच में ही रहती है। और मैं तो सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं लेट से जुड़ा हूं और अभी अमित शाह जी बाबू सभागार से कुछ देर पहले निकले हैं, तो मैं वही कार्यक्रम में व्यस्त था। फिर अचानक अभी आया हूं, तो सभी दर्शकों से आपके और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे पहले क्षमा प्रार्थी होते हूँ। और जहां तक बात रही ये उपेंद्र कुशवाहा जी, सुशील मोदी जी साहब का जो बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी को और चिराग जी को गठबंधन में लेने की बात, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक सुलझे और एक परिपक्व नेता है और जाहिर सी बात है अगर उपेंद्र कुशवाहा जी अगर आने वाले समय में एनडीए के पार्ट होंगे
चिराग जी पार्ट होंगे, अन्य लोग, अन्य दल आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब एनडीए मजबूत होगा। और जो आज देखे कि अमित शाह जी भी आए तो कितने सारे कार्य जो बिहार को भारत सरकार जिस प्रकार से मदद की है, 1,25,000 करोड़ का पैकेज आज किसान मजदूर समागम था बापू सभागार में, और उसमें किसानों के लिए जो बजट था भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, वो बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिए। और भारत सरकार जो है ना, बिहार में स्पेशल किसान निधि योजना के तहत बिहार के 85,60,000 किसानों को 60,000 रुपए 6,000 रुपए सालाना दे रही है। सोचिए 85,60,000 जो सीमांत। नमन जी पहले रजनीश जी से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, बीजेपी के बात रखने के लिए आए हैं और कह रहे थे जी आपके बिहार है जहां प्रधानमंत्री, यही बिहार ना है जहां प्रधानमंत्री जी आके आरा के धरती पर उन्होंने कहा कि कितना लोग 50 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, लो तुम्हें सबसे 125 करोड़ देता हूं। यही बिहार है ना, यही बोल के गए थे। आज तक क्या मिला आपको? आज तक क्या मिला, इसको बताना चाहिए था ना। 125 करोड़ रुपए जो पैकेज की बात कही इन्होंने, वो भारत सरकार ने विभिन्न पैकेज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम चीजों में। नहीं, वो तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। वो तो हम लोग टैक्स देते हैं, बिहार के लोग जो टैक्स देता है उसका पैसा आता है। स्पेशल पैकेज की बात हुई थी ना, स्पेशल पैकेज की बात हुई थी। आप 1.25 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं अभी जो केंद्रीय बजट आया, जो 45 ट्रिलियन का जो अंतरिम बजट था, उसमें भी हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय बजट 2023 में बिहार को 1,02,000 करोड़ का अनुदान मिला है। 1,02,000 करोड़ का अनुदान। और यही नहीं, केंद्रीय करों के हिस्से में नहीं स्पेशल पैकेज का क्या बात हुआ? जो स्पेशल पैकेज का आप ही के लोग बोले थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। सुनना नहीं, देखिए ये आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात कही थी। देखिए ये इस पर चर्चा आती है तो आप भाग जाते हैं, इस पर चर्चा आती है। हाँ, विशेष राज्य दर्जा कौन बोला था? ये लोग बोले थे ना। आप 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की बात बिहार के साथ तो हमेशा भारत की सरकार ने दिया है। और आप देख लीजिए ना, केंद्रीय करों के हिस्से में जो है ना, बिहार को 1,02,000 करोड़ की धनराशि मिली है, अतिरिक्त मिली है। और महाराज अभी भी बिहार में आप बिना बैसाखी के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नमन मिश्रा जी, आप सुन लीजिए, आज अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा, अकेले बैसाखी की जहां तक बात आई, कि नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, सारे दरवाजे। और ये हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य है, ना नीतीश कुमार जी का नहीं, कि कन्यो दूल्हा के भी चाची सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं आपके लिए। अरे वो तो पहले ही छोड़ कर चले गए हैं। आप बाद में आप जुमला कीजिएगा। पहले छोड़ के चले गए, जुमला है, हो सकता है कल के मांझी जी इधर आ जाए। भाई साहब को बता देते हैं, मांझी जी कल को मांझी इधर आ जाए तो इनका बात आप पैकेज आप गिनवा रहे हैं भाई। हो सकता है कि कल को कहेंगे कि हम 1 लाख गलती से 1,000 बोले थे, गलती से 1 लाख बोला गया, वो तो जुमला था। सुन लीजिए मेरा बात सुन लीजिए। हमको उनको परिपक्वता से बोलना चाहिए, गृह मंत्री हैं। हम के जो पैनलिस्ट है, सुन लीजिए, हमको बहुत दर्द है कि मांझी जी जैसे वरिष्ठ नेता जो बिहार के नेतृत्व करता रहे, और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आज के महारैली में हुआ है। मलिक जी चिंतित हैं, भाजपा के लोग चिंतित हैं, मांझी जी तो लगता है कि इनकी चिंता से मोटे हो जाएंगे। और मांझी जी को देखिए किस प्रकार से दलील किया गया आज। उनको सरे मंच महागठबंधन में 7 दल है, और वहां पे मांझी जी को सरेआम कहा जा रहा है कि अब मांझी जी भी लगता है कि पलटी मार लेंगे। ये वक्तव्य है, अब मतलब ये बहुत अशोभनीय है। और मांझी जी की क्रेडिबिलिटी थोड़ा बढ़िया से उसके वक्तव्य को समझ। नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि मांझी जी पर डोरा डाल रहा है भाजपा के लोग ने, भारत जलाओ पार्टियों ने। सुन ही लेते हैं। मैं अपनी बात समाप्त होकर के चलेंगे। अब लगा हुआ है, मांझी जी पर लगा हुआ है। अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। चलिए, सुन लिया आप लोगों ने। ये नीतीश कुमार जी का मांझी जी के प्रति चिंता और डर है। बढ़िया से सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी को अनुमान हो गया है कि कहीं मांझी जी
मोदी जी के विश्वास में और आस्था रखते हुए कहीं इधर ना आ जाए, ये तो उनका, ये तो जो चिंता है वो प्रकट नहीं 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 रजनीश जी, आप तो वो तो पूरा भारत बहुत छोटी उम्र में राजनीति का बहुत ज्ञान है आपको। मैंने सवाल क्या पूछा और 15 मिनट तक आपने चर्चा करा दी जीडीपी पर बिहार के। हम जीडीपी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, आपके लेफ्ट में जो शख्स हैं उनका नाम है फजल इमाम मलिक, और वो फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जी की नई पार्टी में जुड़े हुए हैं, जदयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गए हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि सुशील मोदी जी ने जो बयान दिया है, चलिए उस बयान को मैं फिर से एक बार सुना देता हूं दर्शकों के लिए भी और जो लोग अभी जुड़े हैं। पूर्णिया की रैली में पूर्णिया लव कुश आपको छोड़ चुका है। अब कोई अति पिछड़ा, कोई लव कुश आपके साथ नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम अब अकेले नहीं हैं। चिराग पासवान हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे मित्रों, हम अकेले नहीं हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने लगे हैं। चलिए, आप सभी ने सुन लिया। अब ये जरा समझ लीजिए कि फजल इमाम मलिक जी ये कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने बोल दिया, लेकिन अभी हमारी एंट्री नहीं हुई है, हम तय करेंगे आगे चल के। एक तरफा प्यार भाजपा क्यों दिखाती है? कभी नीतीश जी के लिए, कभी मांझी जी के लिए, एक तरफा प्यार से प्यार करने लगते हैं, कभी चिराग से प्यार करने लगते हैं, और अब आप चिंता कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के। और उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम तो तैयार नहीं जाने की। सबसे बड़ा बात है, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, क्योंकि परिपक्व नेता हम पहले भी कहे, बनाने का उद्देश्य क्या था? उनको इसी बात की चिंता थी ना कि बिहार में पूरा जंगल राज स्थापित हो चुका है और पूरा वैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व सौंपा जा रहा है। खुले मंच से नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उन्होंने एक तरीके से घोषणा भी कर दी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी समझ रहे हैं कि जो स्थिति 90 से 2005 तक की थी, उस स्थिति की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। तो उससे अलग होकर ही ना राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया, और उस गठबंधन से खुद को, अपने आप को जदयू से अलग करके बाहर है। तो ऑप्शन क्या है? और जो चिराग पासवान जी की बात आपने की, अन्य लोग हैं, तो वो लोग थर्ड फ्रंट का तो अभी कोई चर्चा नहीं। जाहिर सी बात है वो एनडीए में आएंगे और उनका खुल का स्वागत किया जाएगा। और जो लोग भी बिहार को एक कुशल नेतृत्व, एक विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, बिहार को समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं, बिहार को रोजगारशील राज्य बनाना चाहते हैं, तो वो लोग अगर एनडीए में आते हैं या आना चाहते हैं तो इसमें कहीं दिक्कत की क्या बात? अभी वर्तमान स्थितियां क्या है? आज आप देखें कि किसानों की स्थिति क्या है, और सड़क पे जो छात्र रिजल्ट के लिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो छात्र थे, जिस तरफ आप जा रहे हैं वहां खुद फंस जाइएगा। बिहार सरकार को घेरने में केंद्र सरकार फंस जाएगी। फजल इमाम मलिक जी की बात पे मैं आपका तवज्जो चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि हम नहीं हैं अभी एनडीए में, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? सीधा सवाल है। सुशील कुमार मोदी जी ने अपनी प्रतिक्रियात्मक व्याख्या की। वो उनका कहने का मतलब यह कि भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे साथ होने वाले। इसमें कहने में क्या जाता है? उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों हैं। हम कह रहे हैं कि वो अभी फाइनल नहीं हुआ है नमन जी, वो वरिष्ठ सीट का फाइनल अभी नहीं हुआ है। नमन जी सुन लीजिए, वो वरिष्ठ नेता है और सुन लीजिए मेरी बात, हाँ, सीट का भी फाइनल नहीं हुआ है। बड़े बड़े नेताओं के बीच में प्री म्यूचुअल संतोष जी का फाइनल हो गया है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले। प्री कहाँ फाइनल हुआ है? एक मिनट, फजल इमाम मलिक जी कहाँ फाइनल हुआ संतोष जी का? तो संतोष जी का फाइनल हो गया उधर ही, इधर उधर छुदुर बुदुर जो होता है ना, इधर भी उधर भी, तो उधर हो गया उनका। उधर भी हाथ पांव मार रहे हैं और इधर भी हाथ पांव मार रहे हैं। संतोष भाई जी भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भाजपा के साथी बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जंगल राज स्थापित हो गया यहाँ, महागठबंधन जंगल राज बिहार में। सही, उपेंद्र कुशवाहा जी जब तेजस्वी जी के यहाँ चुनाव लड़ने गए थे, गठबंधन किए थे, तो उस समय जंगल राज नहीं था। और जिस समय अरवल के गेस्ट हाउस में गुफ्तगू कर रहे थे, उस समय जंगल राज नहीं था। आज जंगल राज हो गया। देखिए, मैं जवाब अंगूर नहीं मिला था, अंगूर नहीं मिला। अरवल के गेस्ट हाउस में आप साथ थे क्या? नहीं, जवाब दे देते हैं उनको। जब उपेंद्र फोटो वायरल है, अभी फोटो दे दें आपको। फोटो से गुफ्तगू का पता चल जाता है। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब दोनों मजे हुए जो राजनीतिज्ञ हैं, एक युवा राजनीतिज्ञ को बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए जवाब दे देते हैं।
जहां उपेंद्र कुशवाहा जी की मीटिंग की बात आपने कही, तब नीतीश कुमार जी ना पूरे पावर को अपने पास रखे थे, उनका पावर अब सीज हो गया है। अब बात आ रही है नीतीश कुमार, तो अब उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश के नेतृत्व में चल रहे थे, नीतीश कुमार जी के, और बतौर मुख्यमंत्री। अब उपेंद्र कुशवाहा जी जाने की बागडोर घसक रही है और वैसे व्यक्ति के पास जा रहा है जो बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, जो आज तक जिनका शासन पूर्व में इतिहास में रहा, 90 से 2005 का वो कल्चर याद आ जाता है, वो समय याद आ जाता है। तो नीतीश कुमार जी फुल फेज में थे तब, और पूरे अपने अधीन रखे थे चीज को, खसक रहा है और नीतीश कुमार जी नेतृत्व किसी और को सौंपने जा रहे, तो जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए और उनको पहले से समझ में आ गया। देखिए अभी देखिए उनको समझ आ गई, पेट में बच्चा है और ये लड़का लड़की का पता लगा भी लिए ये लोग, ये लड़का होगा कि लड़की, इतने ज्ञानी लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी मंझे हुए पॉलिटिशियन है, और बिहार में आने वाले समय में क्या होगा वैसे पॉलिटिशियन समझेंगे नहीं तो क्या, माने वो उतने परिपक्व नहीं है क्या, उनकी राजनीतिक समझ नहीं भाजपा के लोग उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए। भाजपा के लोग उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषणा कर रहे हैं। संतोष भाई, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातों को गलत साबित कर रहे हैं कि पेट में बच्चा है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बाकायदा 2025 का उम्मीदवार बना दिया। आप पे कार्रवाई हो जाएगी। क्या बयान दे दिया आपने? आपने बहुत गलत बयान दे दिया है। आपने बहुत गलत बयान दे दिया, वापस लीजिए इसको, आप वापस लीजिए। आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने साफ कहा है कि 2025 और आपकी स्वीकृति अगर इसमें है तो आप उस लवकुश समाज के अति पिछड़े समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उस अल्पसंख्यक महादलित दलित समाज के खिलाफ है जिन्होंने उस वक्त 94-95 में लवकुश समाज को लेकर माननीय नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज के खिलाफ, जिस उत्पीड़न, अंधेरे और अन्याय के खिलाफ समता पार्टी और फिर बाद में जदयू बनाई थी, उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। आप अपना बयान वापस लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2025 में तेजस्वियों का आप अन्याय और अंधेरे, उसी अन्याय और अंधेरे में ले जाना चाह रहे हैं। आप पार्टी से निकाल दे पार्टी के खिलाफ। राष्ट्रीय जज जी ने साफ किया है प्रेस को। ये लवकुश की लड़ाई जो है ये समाप्त ऐसे नहीं होगी, ये भाइयों की लड़ाई है। इनको हक चाहिए, उनको हिस्सा चाहिए, दोनों एक दूसरे से लेते रहेंगे। हमारे साथ जो बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, मैं सबको थोड़ा थोड़ा मौका देना चाहूंगा बोलने का। फजल भाई बोलने नहीं दे रहे हैं, ना इजहार कर रहे हैं, ना इकरार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में फंसाए हुए हैं। ऊपर देखिए इंतजार कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक धरती तलाश रहे हैं, अभी वो भी इंतजार में है। और जो राइट साइड में हमारे युवा नेता हैं भाजपा के रंजन जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। रंजन जी, आप ही से शुरू करता हूँ। सवाल जो है मेरा सिंपल है। 2 रैलियां हुई हैं, 2 शक्ति प्रदर्शन हुआ है बिहार में आज। एक महागठबंधन का 7 दलों का और एक भाजपा का अकेला। अगर हम विश्लेषण करें एक स्वतंत्र चैनल के तौर पर, तो हमें लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अकेले थी, इसलिए उसने आज अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए न्योता दे दिया और दलों को सुशील मोदी के माध्यम से। ये एक स्वीकारोक्ति है और ये राजनीति में काफी है। इससे ज्यादा लिखकर कागज पर किसी को दिया नहीं जाता है। आज भी अगर मांझी जी महागठबंधन में है तो केवल नीतीश कुमार जी की वजह से है। नीतीश कुमार जी में उनकी आस्था है, वो उनके साथ एलआई बनकर गए हैं। ऐसा ही कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मुकेश सहनी आए। तो इसलिए सवाल मेरा यही है कि दोनों गठबंधनों में आपको फिलहाल मजबूत कौन सा लगता है? आने वाले समय में आपकी स्थिति किस गठबंधन की तरफ होगी? देखिए, हमारी आस्था तो हमेशा से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रही है। मांझी जी हमेशा बोलते आए हैं कि नीतीश कुमार के साथ जितने भी वर्क हुए हैं वो काबिले तारीफ है। उनके द्वारा किया गया सारा काम आज के दिन में जग जाहिर है। रही बात दोनों के आप परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा तो महागठबंधन आज अपने शीर्ष सारे नेताओं के साथ, सारे अपने दल के घटक दलों के साथ बैठी नजर आई और अपनी बातों को धरातल पे रखती हुई नजर आई। तो यही बात लैकिंग रहा। अभी वो अपने धरातल को, भाजपा अपने धरातल को तलाशने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है बिहार में। वो अच्छे तरह से, भाजपा इस चीज को अच्छे तरह से जानती है
कि जब तक अगर उनका जनाधार कुछ बढ़ेगा तो वो तभी बढ़ेगा जब ये क्षेत्रीय दल के जो पार्टी हैं वो अगर उनके साथ जुड़ेंगे। तो वो तो अपने धरातल को खोजने में लगे हैं। रही बात फजल भाई की, तो फजल भाई तो अपना अभी धरातल ही नहीं बना पाए हैं। तो ये तो अभी बस इधर उधर अभी ये लुढ़कने का प्रयास कर रहे हैं। उधर से बोला जा रहा है, ये लुढ़क के उधर चले जा रहे हैं। घूम फिर के इनको ये बात सता रहा है, इनको दुख सता रहा है कि कहीं संतोष जी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हो गए तो माननीय कुशवाहा जी का क्या होगा। इनका जो सोचा हुआ जो जितना भी रणनीति है उसमें पानी फिर जाएगा। अरे इनको तो ये बोलना चाहिए, इनके नेता को आके ही बोलना चाहिए कि बहुत हुआ, अब दलितों को आगे बढ़ाया जाए। अब 75 साल के बाद हम लोग सब एकजुट होते हैं और दलित को ले जाके दलितों को आगे बढ़ाया जाए और उसको उस लेवल पे बैठाया जाए। तो ये घूम फिर के वहीं पहुंच। अब फजल इमाम जी, आपसे उसी सवाल पर तवज्जो चाहूंगा। जो सवाल है वो स्पष्ट है, दोनों गठबंधनों ने शक्ति प्रदर्शन किया, आप दोनों में कहीं नहीं है। अगर चर्चा की बात करें तो केवल सुशील मोदी ने आपकी चर्चा करके आपको प्रासंगिक रखा, वरना आज आपकी चर्चा नहीं होती। क्या कहना चाहिएगा? फजल जी, मेरी बात पहुंची अब तक? चलिए, फजल जी लगता है ऑफलाइन हो गए हैं। मैं बात करूंगा रंजीत जी से। आपने न्योता तो दे दिया, आपकी बात सुनी भी लोगों ने, लेकिन अभी प्यार इजहार में नहीं बदला है आपका। कहीं ना कहीं 7 दलों का महागठबंधन देखकर हो सकता है कि आपको भी अपना कुनबा बढ़ाने की बेचैनी बढ़ी हो। वैसे भी नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा अब अछूत हो गई है, कोई सटेगा नहीं भाजपा में। ऐसे में अभी भी अगर ये दल आपके बुलावे के बावजूद सट नहीं रहे हैं तो इसे कैसे लिया जाए? नहीं देख, ये एक तो बुलावा की जहां तक बात है, सुशील मोदी जी ने आज पहली बार ये वक्तव्य रखे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो शक्ति है, वो कार्यकर्ताओं का बल है कि हम अकेले दम पे लोकसभा चुनाव में आप क्लीन स्वीप करेंगे। पिछले बार भी एनडीए को 39, हम कल भी डिबेट में कहें कि 39 सीट मिला, इस बार भी क्लीन स्वीप करेंगे। और जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी हो या भविष्य में मांझी जी ही क्यों ना हो या चिराग जी हैं, सब लोग का अपना अपना जनाधार है। सब लोग के आने से एनडीए मजबूत होगी। हम चाहेंगे कि सब लोग आए, खुले मंच से स्वागत भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इतनी अतिशोक्ति क्या है, देखिए अभी दिल्ली दूर है और इतनी कोई हड़बड़ाहट और छटपटाहट की बात नहीं है। अभी बहुत समय है। नीतीश जी के लिए दिल्ली दूर है। नीतीश जी के लिए कहाँ दिल्ली, नीतीश जी के लिए दिल्ली तो शायद अब क्या ही हम इस पे तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अब हमको बताइए, महागठबंधन में 7 दल हैं, अब वो 7 दल कब सिमट के 2-3 पे आ जाएं, ये कहना मुश्किल होगा। देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, हमारे हम के भाई बैठे हुए हैं, लगातार मांझी जी की बात हम भी सुन रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई और दल, बहुत सारे दलों ने भी, लेफ्ट दलों ने भी कहा। भाई इतने दलों में कहिए से कम समन्वय समिति एक नहीं बन रहा है। तो अभी सोचिए क्या स्थिति, एक नॉर्मल सी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही। जिस तरीके से राजनीतिक कटाक्ष हो रहे हैं, जदयू CCC से समझौता नहीं कर सकते, राजद के मंत्री लगातार विरोधाभास वाले बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बैठ रहा है, दलों में छटपटाहट है। अभी सीट को लेकर भविष्य में छटपटाहटें होंगी, कहीं ना कहीं छिया लेदर की स्थिति होगी, नूरा कुश्ती का खेल देखने को मिलेगा। ये महागठबंधन नहीं। बात हम समझ गए। फजल इमाम मलिक जी, उम्मीद है आपको मेरी बात सुनाई पड़ी होगी। मैंने जो सवाल पूछा था आपसे, क्या आपने वो सवाल सुना था या मैं रिपीट कर दूं? फजल भाई लगता है कि नेटवर्क में नहीं है। चलिए, मुकेश निषाद जी की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे पैनल में बहुत पेशेंटली काफी देर से बैठे हुए हैं। आपने तो सबकी बातें सुन ही ली, अंदर की खबरें आपको बिहार की राजनीति रहती हैं। ये बताइए कि नहीं सुना। हाँ, रिपीट कर दीजिए। जो लड़ाई है, रिपीट कर दीजिए। दोनों गठबंधनों की जो लड़ाई है, आपको रिपीट कर दीजिए। रहा है। मुकेश निषाद जी, मेरी बात आप सुने? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, फिर से रिपीट करिए ना मुझे। मैं कर देता हूँ। दोनों गठबंधनों की लड़ाई आपने देख ली, जमीन पर भी देखा आपने, इस डिबेट में भी देखा। क्या लगता है आपको अभी दोनों में कहीं नहीं है, कौन बाजी मारता नजर आ रहा है आपको?
और जो दावा किया जा रहा है कोटा घटा देने का महागठबंधन का, कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, महागठबंधन बोल के तो कोई चीज ही नहीं मेरे समझ से। जो भी लोग महागठबंधन पे डिबेट कर रहे हैं, मेरे समझ से 24 तक महागठबंधन रहेगा ही नहीं। महागठबंधन का स्वरूप जो है 24 तक मेरे समझ से उसका स्वरूप ही नहीं रहेगा महागठबंधन का, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, आप नकली हंसी दिखाकर लोग मंच से लोग को संबोधित करते, तो उससे लोग, बिहार की जनता समझ रही है ना। आने वाला समय में भाजपा उचित भागीदारी, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, मल्लाह जाति से आता हूँ, अगर भाजपा के जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे राज्य के नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, अगर वो अति पिछड़ा समाज की भागीदारी सही तरीके से सुनिश्चित करती है, तो 24 में भाजपा के सामने जीत एकदम बिल्कुल आसान होगी और मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भाजपा के नेतृत्व सुनिश्चित करानी पड़ेगी। आज मोदी जी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बोले कि अति पिछड़ा मेरे साथ है, तो इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। बोलना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप जो चीज बोलते हो वो करके दिखाना पड़ेगा। आप किसी को बोल के फुसलाकर आप वोट नहीं ले सकते, क्योंकि आने वाले समय में मुकेश सहनी जी को गठबंधन में लिया, उनको अब सीटें दी अंतिम समय में, जब तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा घोंपा था, याद है आपको या भूल गए आप? तो शायद आप भी नहीं, सारी बातें यादें हैं नमन जी। मैं उस टाइम वीआईपी में था। किसने दिया है आपके समाज को? अब आप बार बार नेगोशिएट करेंगे। मेरी बात सुनिए, समाज को नहीं, समाज को सुरक्षा नहीं मिली है नमन जी, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, समाज को सुरक्षा नहीं मिली है। व्यक्ति विशेष की सुरक्षा को आप समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। मुकेश सहनी समाज नहीं है। मुकेश सहनी को सुरक्षा मिली है, वो नेता है, उनको सुरक्षा मिली है, समाज को सुरक्षा नहीं मिली है। समाज को कहा, निषाद समाज आज जैसे जो पहले की स्थिति, जो 70-72 साल पहले की स्थिति, आज भी निषाद समाज उसी चीज को, दंश को झेल रहा है। इसलिए किसी को आप समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। आप किसी को स्पेशल लाभ मिल जाए तो उससे समाज को क्या, समाज को, मेरा समाज को कोई फायदा नहीं है। आने वाले समय में इस बात को, भाजपा के नेतृत्व को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। निषाद समाज की वोट उनको चाहिए। निषाद समाज की, उनको जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक निषाद समाज किसी का गुलाम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, ये मांझी जी किधर जाएंगे ये बता दीजिए मुझे। आपको जरूर कहीं ना कहीं झलक लग जाती है इन चीजों की। देखिए, आज जब नीतीश जी को ही विश्वास नहीं है, नीतीश जी को कहीं न कहीं से मालूम होता है, नीतीश जी इस मामले में लोग कहते हैं सोशल इंजीनियर है और पेशे से भी इंजीनियर है, और 17 साल में बिहार की सत्ता पे काबिज हैं। किसी न किसी के सहारे से, अपने दम पे तो काबिज हुए नहीं कभी आज तक, किसी न किसी के सहारे से वो काबिज है, तो उनको सारा चीज मालूम है। तभी उन्होंने आज पूर्णिया के मैदान से कहा, मांझी जी के बारे पर जो कमेंट किया, और 7 दल का गठबंधन है महागठबंधन, किसी और के बारे में नहीं। उन्होंने मांझी जी के बारे में क्यों कहा, इससे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए सभी, हमके जो भी हमारे भाई है, नेता है, उनको समझना चाहिए कि उन पर ही कमेंट क्यों हुआ। रंजन जी, भरोसा नहीं हो रहा है आपके नेता पर। इसको आप कमेंट नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये दोस्ती है। वो नहीं, कमेंट नहीं, कमेंट नहीं तो फिर उनको नहीं, कमेंट नहीं तो फिर उनको सम्मान बोलिए। फिर नहीं, सम्मान भरे मंच से फिर उन्होंने सम्मान दिया मांझी जी को। उन्होंने कहा कि मांझी नहीं, उन्होंने ये बात बोला, उन्होंने कोई ऐसा बात थोड़ी बोला। उन्होंने बोला कि मांझी जी आप निश्चिंत रहिए। देखिए, बातें क्यों आखिर एक गठबंधन के 7 दलों में और लोगों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मांझी जी के बारे में उन्होंने क्यों बोला? ये भी सोचने की बात है ना। बात यहाँ ये है ना कि मांझी जी हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई चीज हमारे पार्टी के फोरम, चाहे हमारे जो भी जनता है उनके लिए, या हमसे रिलेटेड कुछ भी बातें हैं जो हमारे पृष्ठभूमि से गड़बड़ होंगी, तो हम उस पे कड़ा डिसीजन लेने और बोलने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कहाँ कड़ा डिसीजन भाई मेरे, कहाँ कड़ा डिसीजन? कोऑर्डिनेशन कमेटी तब से सवाल कर रहे हैं जिस समय वीआईपी पार्टी में मैं था और वीआईपी गठबंधन में थी, उस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मांग उठा था, लेकिन आज तक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना। आपने कितनी बार बात उठाई? आपने कितनी बार, नमन भाई एक मिनट, निषाद भाई आपने कितनी बार इस बात? मुझे लगता है दर्शक भी इस चर्चा से कहीं ऐसा ना हो कि उब जाए। लगातार आप लोगों ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बिहार में एक कहावत है, घोड़ा चावल खरीदना मुट्ठी भर उठाकर देख लिया जाता है, मुट्ठी भर चावल उठाने से समझ में आ जाता है। आज कहीं ना कहीं भरी सभा में
नीतीश कुमार जी ने मांझी जी के बोरे में से एक मुट्ठी चावल उठा लिया और उस चावल को जिस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया, कहीं ना कहीं अपनी अपनी तरफ से लोग उसको एनालाइज करेंगे बिहार में। हम भी एक पॉलिटिकल चैनल है, तो हम भी अपने तरीके से उस चीज को एनालाइज करेंगे। निश्चित तौर पर सबको अपने तरीके से बातों को लेने की इजाजत है। और जिस तरीके से सुशील मोदी जी ने भरी सभा में दो बिहार के बड़े दलों को, मैं एक नया दल है फिर भी मैं उसे बड़ा दल कह रहा हूं, फजल इमाम मलिक जी, खास तौर पे आपका तवज्जो चाहूंगा, इन दोनों दलों को जिस तरीके से कर दिया है एनडीए में, कहीं ना कहीं आज से ये लड़ाई 2024 की लोकसभा की लड़ाई आज से ही बिगुल फूक जाता है। निश्चित तौर पर अमित शाह इस तरह के कारनामे करने के लिए हमेशा से फेमस है और आज उन्होंने बिहार में इस देश के 2024 के लोकसभा की चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इतनी लंबी चर्चा में आप जुड़े रहे। दर्शकों को भी विशेष धन्यवाद। महापंचायत इसी तरीके से रोज आएगी। आज 5 बजे की जगह 7 बजे ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि 2 बड़ी महत्वपूर्ण रैलियां लगातार समानांतर हो रही थी। फजल इमाम मलिक जी, मुकेश निषाद जी, रजनीश जी और हमारे भाई रंजन जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुशवाहा जी, आपका भी धन्यवाद। जो लोग जुड़े इस चर्चा में आगे चल के उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।